नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट आरकेएस। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। ये पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कुछ इसमें हम चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा इसके अंदर, लेकिन एक ओवरऑल हम लोग एक आइडिया लेना चाहेंगे कि क्या है ये ट्रीटी, कैसे ये दोनों कंट्री को बेनिफिट देती हैं और इसके नफ़ा नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स, अ, इस ट्रीटी की जो शुरुआत होती है वो सितंबर 1960 में इसको लागू किया गया था। इससे पहले करीब 9-10 साल तक इस पे काफ़ी चर्चा हुई थी। विश्व बैंक इसमें मीडिएटर था जिसने ये समझौता करवाने में मदद करी थी, जिसमें दो देश सिग्नेटरी थे, भारत और पाकिस्तान। और इसमें ये समझौता हुआ था कि जम्मू कश्मीर से जो 6 नदियाँ निकलती हैं उसमें से 3 नदियों का जो कंट्रोल होगा वो भारत के पास होगा और 3 नदियों का कंट्रोल जो होगा वो पाकिस्तान के पास होगा। तो इस नदियों को हमने मतलब समझौते के हिसाब से दो साइड में हमने डिवाइड किया था। पहला था वेस्टर्न रिवर्स और दूसरा था ईस्टर्न रिवर्स। तो जो वेस्टर्न साइड के जो 3 रिवर थे, मतलब एक्सट्रीम वेस्टर्न 3 रिवर, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया, जिसमें मुख्य जो नदियां हैं वो चेनाब, झेलम और इंडस अपने आप में जो एक बड़ी नदी है वो थी। साथ में जो ईस्टर्न साइड के जो 3 रिवर थे, जिसमें सतलज, बियास और रावी, ये इसका कंट्रोल इंडिया के पास था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि इन 3 नदियों का पानी जो ईस्टर्न रिवर कहलाते हैं, इसका जो इस्तेमाल है वो इंडिया कर सकता है, बाकी जो वेस्टर्न साइड के 3 रिवर थे उनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। तो ये एक मोटा मोटा उसका एक परिपेक्ष था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि भारत को जब ये रिवर असाइन हो गए उस समझौते के तहत, तो धीरे धीरे, क्योंकि इस रिवर का जो फ्लो था वो पाकिस्तान के अंदर था, पाकिस्तान चला जाता था इसका पानी, तो धीरे धीरे भारत ने इसमें डैम बनाने स्टार्ट किए। कुछ 3-4 इसमें कुछ प्रमुख डैम थे। और उसके बाद धीरे धीरे हमने इस नदियों का जो पानी है वो रोकना शुरू किया और उसको हमने पंजाब की तरफ मोड़ा, जिससे यहाँ पे खेती की जो सुविधा थी उसको आगे बढ़ाया गया। इस समझौते के तहत, क्योंकि उस समय भविष्य में क्या होने वाला है, क्लाइमेट चेंजेस कैसे होंगे, पॉपुलेशन चेंजेस क्या होगा, उसको ध्यान में नहीं रखा गया था। तो जस्ट 50-50 का इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला और 3 नदियां वेस्टर्न साइड और 3 नदियां ईस्टर्न साइड में इन्होंने डिवाइड कर दी। अब क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि 60 साल हो चुके थे, 40 साल आप उधर मान लीजिए और 25 साल इधर मान लीजिए, लगभग 65 साल इसको हो चुके हैं इस समझौते को। और इसके बाद जब इसके मतलब अब इसके कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत के हिस्से में कम पानी आया था, क्योंकि जो वेस्टर्न साइड की 3 रिवर थी उनमें करीब 80% पानी है पूरे 6 रिवर का मिला के, और जो ईस्टर्न साइड के जो रिवर्स हैं उसमें 20% पानी है। तो हम लोग 20% पानी ही हमको मिला था और उनको 80% मिला था। अब दोस्तों बात आती है कि पाकिस्तान क्यों परेशान है इस समझौते के बावजूद भी। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये तीनों नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में जाती हैं, जिनका पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करना करना है समझौते के तहत, वो तीनों नदियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का स्टेट है, फिलहाल यूटी था, थोड़े टाइम पहले वो स्टेट बना है, अभी इलेक्शन भी हुए थे। और दोस्तों कारण कुछ कुछ यही है कि पाकिस्तान किसी भी हाल में ये चाहता है कि कश्मीर उसको मिल जाए। उसका रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। अगर इंडस रिवर सूख गई तो पाकिस्तान पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। ये कैसे बनेगा मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। तो मेन जो पाकिस्तान का मकसद है कश्मीर को लेना, वो ये नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए उनको एक अ, मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से कश्मीर उनका एक दूसरा स्टेट बन जाए, या उनको कश्मीरी लोगों से बहुत प्यार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन जो मुद्दा है, जो कोर इशू है, वो है पानी। अगर कश्मीर पे पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाता है तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे उनको पानी का कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि फिलहाल उनको डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल है। क्योंकि वो नदियां तो कश्मीर से निकल रही हैं जिसका कंट्रोल भारत के पास है। तो भारत जब भी चाहे उस पानी को रोक सकता है, युद्ध की स्थिति में कोई बड़ा फैसला ले सकता है, जैसे अभी उन्होंने लिया
जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके पानी को मतलब परमानेंट रोका नहीं जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे आप देख रहे होंगे अभी न्यूज़ में, एक सर्टेन टाइम पे उस पानी को पूरे को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर जैसे ही उस डैम का पानी बढ़ता है फिर अचानक उस डैम को ओपन कर दिया जाता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि जो एक रेगुलर बेसिस पे जो पानी वहाँ पे फ्लो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। एक टाइम पे सूख जाता है नदी, एक टाइम पे ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। और पाकिस्तान को यही डर था कि इंडिया कभी ना कभी ऐसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से तो बजाएगा नहीं। हम लोग पिछले 75-80 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि वो भारत पे हमला करता रहता है। इस बार हमारे मोदी जी ने ये डिसीजन ले लिया है कि हमने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है। तो अब ये एक उसकी दुखती रथ है जिसके लिए पाकिस्तान बेचैन हो चुका है इस समय। अब आते हैं दोस्तों कि अगर इन नदियों का पानी रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार सुनते भी हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेके होगा। तो ये यूं ही गलत नहीं बोला जाता है। आप देखिए, पाकिस्तान को अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक बीच में इंडस नदी बहती है, उसी के दोनों तरफ हरियाली आपको नजर आती है। आप उसके थोड़ा एक्सट्रीम अगर आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो रेगिस्तान है। एक्सट्रीम आप पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब, अगर उसके थोड़ा और नीचे आते हैं तो तो इधर ईस्ट का जो हिस्सा है जो हमारा राजस्थान का बॉर्डर लगता है वो पूरा रेगिस्तान है। पाकिस्तान को डर यही है कि अगर पानी रुकता है या पानी का फ्लो कम होता है तो ये जो पूरा ग्रीनरी वाला एरिया है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वो एक रेगिस्तानी एरिया ही है। क्योंकि एक तरफ आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका उधर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के ये सिंध, बलूचिस्तान और उसके बाद फिर आपका ईरान, अफगानिस्तान। तो ये पूरा एक रेगिस्तानी एरिया है। सिर्फ एक बीच में उस नदी की वजह से ही उस पूरे जोन में, उस पूरे एक इलाके में खेती होती है जिसकी वजह से हरियाली होती है। अगर पानी रुकता है तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 80% रेगिस्तान बन जाएगा और ये उसके लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है, डरावना सपना। यही कारण है दोस्तों कि भाभी जब पहलगांव पे हमला हुआ जिसमें 26 हिंदू मारे गए इस्लामी आतंकवादियों द्वारा, तो मोदी सरकार ने सबसे पहले डैम को ब्लॉक कराया, डैम को रोका, पानी रोका। और परमानेंट नहीं रोका जा रहा है, एक दिन होल्ड करते हैं, 2 दिन होल्ड करते हैं, तीसरे दिन पानी छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन होल्ड करेंगे, फिर तीसरे दिन पानी छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है इस समय। और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है अगर हम पाकिस्तानी नज़रिए से देखें तो। और हिंदुस्तान के लिए ये एक टाइम बम से कम नहीं है। मतलब जितना नुकसान एक टाइम बम या एक न्यूक्लियर बम कर सकता है पाकिस्तान को, उससे ज़्यादा नुकसान ये काम कर सकता है अगर हमने उनका पानी रोक दिया। अभी ऐसी खबरें भी आई हैं कि भारत सरकार जो है इन नदियों पे और भी डैम बनाने की प्रोजेक्ट को चालू करने वाली है, जिससे कि ऑब्वियसली डैम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी को रोका जा सके, उनको डाइवर्ट किया जा सके मन मुताबिक, कनाल बना के, नहरें बना के। तो ये सारी प्रक्रिया भी आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिलेंगी काफ़ी तेज़ी से। तो मेन मुद्दा यही है दोस्तों कि पाकिस्तान को जो कश्मीर चाहिए वो सिर्फ पानी के लिए चाहिए। पानी का कंट्रोल होगा, उनके देश में पानी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर भारत के पास वो पानी का कंट्रोल है, यानी कि जम्मू कश्मीर से जब वो नदियाँ निकलती हैं तो उसका कंट्रोल तो आखिर पाकिस्तान इंडिया के पास ही है। इंडिया इसी सिचुएशन में, जैसे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के साथ, हम लोग स्टैंड ऑफ में हैं। इस विपरीत परिस्थिति में इंडिया ने जैसे अभी पानी को रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको परमानेंट रोक दिया जाए और उसके पानी को भारत के राज्यों में डाइवर्ट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में तो पानी जाएगा नहीं बिल्कुल भी। धीरे धीरे वो पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। तो मेन मकसद पाकिस्तान को कश्मीर हासिल करने का यही है, इसीलिए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आए दिन वो आतंकी हमले कराता है, कश्मीर में लोगों को मरवाता है, आतंकवादियां भेजता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज तो खुद कभी लड़ नहीं सकती है डायरेक्ट। तो वो अपने जो ये प्रॉक्सी वॉर इसको हम बोलते हैं, जिसको जनरली, तो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू वो इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जवाब भी इसको दिया जाता है। इस बार उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमारे जो टूरिस्ट लोग गए थे पहलगांव में
एंजॉय करने अपने समर वेकेशन को या किसी भी तरीके से अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने धर्म पूछ के उनको मारा है, उनकी हत्या की है। तो अब मोदी जी तो उनको बख्शने के मूड में नहीं है। और कल ही एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें 7 तारीख को मॉक ड्रिल होनी है पूरे भारत में, जिसमें 244 जिले को शामिल किया गया है। तो ये कल मॉक ड्रिल होने वाली है जिसकी तैयारियां ऑलरेडी आज कर ली गई हैं, कल बस इस मॉक ड्रिल को करना है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। और यही इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसका लिंक कश्मीर से है, पाकिस्तानी आतंकवादियों से है, क्योंकि मेन मकसद उनका यही है कि कश्मीर ले लिया जाए ताकि पानी की समस्या उनकी दूर हो जाए, अब जो कि भारत होने नहीं देगा। तो जो खतरा वो लोग सोच रहे थे, वो खतरा उनके सर पे अब मंडरा रहा है। भारत ने पाकिस्तान का पानी अब रोकने वाला है। तो अब ये पूरा का पूरा जो इलाका है पाकिस्तान का, ये रेगिस्तान बन जाएगा। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं अपने राजस्थान में बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, उसी तरह का ये पूरा एरिया बन जाएगा। क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी वो रेगिस्तान में ही आता है, जिसको हम लोग अपना थार मरुस्थल बोलते हैं। थार मरुस्थल है, उसके बाद फिर वो नदी जो है, उस नदी के आसपास का एरिया हरियाली, मतलब ग्रीनरी है, वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह है। लेकिन उस नदी के दूसरी तरफ भी फिर पूरा डेजर्ट है। तो ये उसी इलाके में पूरा का पूरा आता है एरिया। तो जाहिर सी बात है, अगर पानी रुकता है तो ये पूरा एरिया रेगिस्तान बन जाएगा। और बस देखते हैं अब ये पानी रोकने का जो प्रोसेस है, ये कब तक, कितना टाइम इसमें लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पॉडकास्ट और ये छोटी सी जानकारी, जिसमें कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा इसमें, हम लोग सिर्फ एक जनरल बातें ही हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका ये, मेरे को ये पॉडकास्ट आपका पसंद आया होगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के और कंटेंट इसी चैनल पे और लाता रहूँगा। इस पॉडकास्ट का जो हमारा मतलब है दोस्तों, वो यही है कि हम लोग इसमें कुछ जानकारी शेयर करेंगे, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। काइंड ऑफ एक डेली शो टाइप का रहेगा, जिसमें हम लोग पूरे दिन की क्या क्या एक्टिविटी है, पॉलिटिकली देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल कैनवास पे क्या क्या हो रहा है, अ, सनातन के लिए क्या किया जा रहा है, सनातन का कैसा भविष्य रहेगा, सनातन पे क्या क्या चीजें विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं भारत में, डेमोग्राफी जो चेंजेस हो रही हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तरीके से जो पॉडकास्ट है, ये भारत को डेडिकेटेड है। इसमें सिर्फ भारत की बात की जाएगी, भारत के पक्ष को रखा जाएगा, हिंदुओं के पक्ष को रखा जाएगा, सनातन के पक्ष को रखा जाएगा, क्योंकि भारत का मतलब सनातन है और सनातन ही भारत है। तो तब तक के लिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं शाम को देख दूसरे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।